Good morning, everyone, and welcome to today's video session presented by Diwan Devi Higher Secondary School. I hope you all are fine and safe in your indoors. Today, we will continue our first geography chapter, Resources and Development. हाँ तो स्टूडेंट्स इसमें हमने रिसोर्सेज की टाइप्स डेवलपमेंट एंड प्लानिंग जो थी वो कर ली थी. इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस लैंड एज ए रिसोर्स. इस वीडियो में हम लैंड रिसोर्स के बारे में डिस्कस करेंगे. लैंड रिसोर्स क्या है? जैसे कि हम सब जानते हैं, वी लिव ऑन लैंड, वी परफॉर्म आवर इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ ऑन लैंड. हम सब लैंड में रहते हैं. हम अपनी जो भी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हैं या बाकी अदर एक्टिविटीज़ हैं वो सब लैंड पे परफॉर्म करते हैं. लैंड जो है वो नेचुरल वेजिटेशन को, वाइल्ड लाइफ को, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन सिस्टम को, इन सब चीज़ों को जो है वो लैंड सपोर्ट करती हैं. या ये सब चीज़ें जो हैं वो लैंड के बिना नहीं हो सकती. तो इससे हमें पता चलता है कि लैंड हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रिसोर्स है. अब इतने इम्पॉर्टेंट रिसोर्स को एक प्लानिंग या केयरफुली प्लानिंग के साथ ही हमें इसका यूज़ जो है वो करना चाहिए. सबसे पहले हम देखेंगे कि इंडिया में जो वैरायटी ऑफ रिलीफ फीचर्स हैं, यानी कि इंडिया की रिलीफ फीचर्स जो हैं वो वैरायटी है, उनमें बहुत ज़्यादा विविधता है. जैसे हमने 9th में भी चैप्टर डिटेल में किया है कि माउंटेन एरिया है, प्लेट्यूज़ हैं, पेनिनसुला है, कोस्टल एरिया है या आइलैंड्स हैं. ये सब लैंड फीचर्स हैं, लैंड फॉर्म्स हैं इंडिया की. लेकिन यहाँ पे हम देखेंगे कि जो इंडिया का प्लेन एरिया है वो है 43%. 43% प्लेन एरिया है. प्लेन एरिया जो है वो क्यों काम आता है, क्या काम करते हैं हम प्लेन एरियाज़ में? इसमें सारी जो एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ होती हैं या इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज़ होती हैं वो प्लेन एरिया में ही होती हैं. दूसरा हम देख रहे हैं कि हमारा जो माउंटेन्स एरिया है वो है 30%. 30% माउंटेन एरिया क्यों यूज़ होता है हमारा? माउंटेन एरिया से जो है वो रिवर्स निकलती हैं, जैसे आपको पता है. और ये ही एरिया जो है, हिली एरिया जो है वो टूरिज़्म के लिए, टूरिज़्म सेक्टर के लिए भी इम्पॉर्टेंट होता है. नेक्स्ट है प्लेट्यूज़. तो प्लेट्यूज़ से क्या मिलता है हमें? प्लेट्यूज़ में हमारे मिनरल रिसोर्सेज जो हैं वो प्लेट्यूज़ में पाए जाते हैं. और फॉरेस्ट जो रिसोर्स है हमारा वो भी प्लेट्यूज़ से जो है वो हमें मिलता है. तो ये हमारा लैंड रिसोर्स है जो जिसकी परसेंटेज जो है हमने काउंट करी है कि ये इतना एरिया जो है वो इसमें है. अब हम देखेंगे कि लैंड यूटिलाइजेशन जो है वो किस तरह से की गई है इंडिया में. लैंड यूटिलाइजेशन, जो लैंड रिसोर्स है इसको यूटिलाइज करने का तरीका क्या है, किस तरह से इसको कैटेगराइज किया गया है कि कितना एरिया जो है वो कैसा है. पहले में आ जाता है हमारे फॉरेस्ट. जैसे कि पहले बताया भी मैंने कि फॉरेस्ट एरिया जो है वो माउंटेन एरिया में और प्लेट्यूज़ में है. तो अब देखेंगे हम कि फॉरेस्ट से हमें बहुत सारे बेनिफिट्स हैं. फॉरेस्ट के बेनिफिट्स आप सब ने बहुत छोटी क्लासों से ही पढ़े हुए होते हैं. फर्नीचर्स या बारिश लाना, ऑक्सीजन या मेडिसिनल वैल्यूज़ या बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो हमारी फॉरेस्ट पे डिपेंड करती हैं. दूसरा है लैंड नॉट अवेलेबल फॉर कल्टीवेशन. एक ऐसी लैंड जो कि कल्टीवेशन के लिए जो है वो अवेलेबल नहीं होती. अब वो भी दो टाइप की होती है. एक है बैरन लैंड, जो बंजर ज़मीन है जहाँ पे कुछ उग नहीं पाता. और दूसरी है लैंड पुट्टू, जैसे जिस लैंड पे हम बिल्डिंग्स बनाते हैं या कंस्ट्रक्शन के काम में जो भी आती है, रेलवेज़ बनाना, रेलवे ट्रैक बनाना या फैक्ट्रीज इंडस्ट्री बनाना या फिर बिल्डिंग वगैरह बनाना, ये सब जो है वो इसमें आता है. नेक्स्ट है आपका थर्ड टाइप है फैलो लैंड्स की. अब ये फैलो लैंड क्या होती है? फैलो लैंड में भी दो टाइप की लैंड होती है. एक है करंट फैलो, दूसरी है अदर देन फैलो लैंड. करंट फैलो लैंड कौन सी लैंड होती है? ये वो लैंड होती है जिसको हम 1 साल से कम टाइम के लिए जो है वो खाली छोड़ते हैं. 1 साल से कम टाइम के लिए हम इस लैंड को खाली छोड़ते हैं ताकि दोबारा से इसकी फर्टिलिटी जो है वो वापस आ जाए. और फिर दोबारा 1 साल के बाद जो है वो उसमें, इनके 1 साल से कम टाइम पीरियड के अंदर ही हम दोबारा से इसमें जो है वो खेती करते हैं, एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ करते हैं. उसको कहते हैं करंट फैलो लैंड. अदर देन फैलो लैंड कौन सी लैंड होती है? ये होती है जिस लैंड को हम 1 साल से ज़्यादा लेकिन 5 साल से कम टाइम के लिए जो है वो खाली छोड़ते हैं और ताकि इसकी फर्टिलिटी वापस आ जाए. तो ये इसको कहते हैं अदर देन फैलो लैंड. 1 साल से ज़्यादा लेकिन 5 साल से कम टाइम के लिए जिस लैंड को खाली छोड़ा जाता है वो आती है
अदर देन फैलो लैंड में। ठीक है, अब 5 साल से ज़्यादा के लिए जो लैंड खाली छोड़ी जाए वो तो फिर बैरन लैंड में आ गई, जहाँ पे खेती बाड़ी हम नहीं करें या बहुत लंबे टाइम तक ना कर पाएँ। ठीक है, अब नेक्स्ट आता है हमारा 4th पॉइंट आता है हमारा नेट ज़ोन एरिया, कि जिस एरिया में हम जो है वो एग्रीकल्चर का पर्पज़ से खेती बाड़ी करते हैं, वो आता है नेट ज़ोन एरिया जो है वो इंडिया का कितना है, जिसमें नेट ज़ोन एरिया में जो है आपके ऑर्चार्ड वगैरह, फ्रूट्स वगैरह की जो है वो भी आ जाते हैं, वो भी इंक्लूड हो जाते हैं। अब अगला है आपका कि लैंड यूज़ पैटर्न इन इंडिया। इंडिया में लैंड यूज़ पैटर्न जो है वो क्या है? लैंड यूज़ करने के लिए जैसे बहुत सारे फैक्टर्स जो हैं वो डिटरमाइन करते हैं लैंड यूज़ के लिए, जैसे कि वहाँ का फिज़िकल फैक्टर्स जो हैं, जैसे सच एज टोपोग्राफी, क्लाइमेट, सॉइल टाइप्स कैसी है वहाँ की, ह्यूमन फैक्टर्स कैसा है, पॉपुलेशन डेंसिटी कैसी है, टेक्नोलॉजिकल कैपेबिलिटी या फिर कल्चरल ट्रेडिशन, ये सब चीज़ें जो हैं वो लैंड यूज़ को जो है वो इफ़ेक्ट करती हैं। जैसे अगर बात करें हम, तो इंडिया का जो टोटल एरिया है वो है, टोटल जोग्राफिकल एरिया जो है वो 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर है, लेकिन इसमें लैंड यूज़ डाटा जो है हम खाली 93% का ही जो है वो काउंट करते हैं, क्योंकि जो बाकी का एरिया है वो जैसे कि यूटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर है या यूटी ऑफ लद्दाख है, या अरुणाचल, आसाम के अलावा जो बाकी अदर ईस्टर्न स्टेट हैं, उनमें उनका जो एरिया है जिसको जहाँ पे चाइना या पाकिस्तान ऑक्युपाइड है, इन सब को हम सर्वे में नहीं काउंट करते हैं। तो इसलिए 93% ही टोटल जो है वो सर्वे में लिया जाता है, सर्वे किया जाता है इसका। अब इसमें देखते हैं हम कि अगर नेट ज़ोन एरिया की बात करें, द पैटर्न ऑफ नेट ज़ोन एरिया जो है वो, इसमें भी बहुत सारी वेराइटीज़ है इंडिया में, मतलब एक स्टेट से दूसरी स्टेट में बहुत ज़्यादा वेराइटी है, बहुत ज़्यादा विविधता है, वेराइटीज़ है। जैसे कि अगर पंजाब और हरियाणा जैसी स्टेट की बात करें, वहाँ पे 80% से भी ज़्यादा का एरिया जो है वो नेट ज़ोन एरिया में आता है, लेकिन अगर अरुणाचल प्रदेश या मिज़ोरम, मणिपुर, अंडमान निकोबार आइलैंड की बात करें, तो ये वो स्टेट हैं जहाँ पर 10% से भी कम का एरिया जो है वो नेट ज़ोन एरिया में आता है। तो ये सारी जो है वो लैंड यूज़ पैटर्न या इंडिया के लैंड यूज़ में बहुत सारी विविधता है। अब हम अगला देखेंगे लैंड डिग्रेडेशन एंड कंजर्वेशन मेजर्स। जैसे हमने देखा कि ये रिसोर्सेज जो हैं हमारे बहुत ज़्यादा ज़रूरी है लैंड रिसोर्स, लेकिन इसको ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से जो है वो बहुत ज़्यादा जो है ये इफ़ेक्ट हो रहा है या डिग्रेड हो रहा है। जैसे हमें पता है कि जो हमारा नेचुरल रिसोर्सेज हैं, जैसे हमारी जो लैंड है वो हमारी जो पास्ट जनरेशन है उनसे हमें मिली है, और हमने उसको आगे की फ्यूचर जनरेशन के लिए जो है वो रखना है। हमारी जो 95% से भी ज़्यादा की जो बेसिक नीड्स हैं, जैसे कि फूड, शेल्टर वगैरह, क्लोथिंग वगैरह, ये सारी हमें लैंड से मिलती हैं। लेकिन फिर भी इतना इम्पॉर्टेंट रिसोर्स होने के बावजूद भी हम लैंड, हमारी जो एक्टिविटीज़ हैं यानी कि ह्यूमन एक्टिविटीज़ जो हैं वो इस लैंड को डिग्रेड करती हैं। जैसे क्या क्या एक्टिविटीज़ हैं ऐसी जो लैंड को जो है वो डिग्रेड करती हैं। जैसे अगर हम एग्जांपल में देखें, तो पहला आ गया कॉजेज़ एंड लैंड डिग्रेडेशन के, पहला आ गया माइनिंग। अगर हम माइनिंग की बात करते हैं, तो जो झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश या उड़ीसा जैसी स्टेट हैं, वहाँ पे माइनिंग की वजह से बहुत ज़्यादा जो है वो डिफॉरेस्टेशन होती है और लैंड डिग्रेड होती है उस वजह से। अगर हम बात करें गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश या महाराष्ट्र की, वहाँ पर ओवर ग्रेजिंग की वजह से जो है वो लैंड डिग्रेडेशन होता है इन स्टेट्स में। और अगर हम बात करें पंजाब, हरियाणा और यूपी की बात करें, उत्तर प्रदेश की बात करें, तो वहाँ पे जो है वो ओवर इरिगेशन की वजह से जो है वो लैंड डिग्रेडेशन होता है, वाटर लॉसिंग होती है, जिसकी वजह से जो है वो वहाँ पे लैंड डिग्रेडेशन होती है। तो ये सब कुछ ह्यूमन एक्टिविटीज़ हैं जिनकी वजह से, या मिनरल प्रोसेसिंग, माइनिंग का काम जब बहुत ज़्यादा करते हैं तो वहाँ पे भी जो है वो लैंड डिग्रेडेशन होता है, या फॉरेस्ट एरिया जो है डिफॉरेस्टेशन होती है माइनिंग की वजह से। और लैंड में भी बहुत जो है वो स्कार्स या ट्रेसिस पड़ जाते हैं, ओवरबर्डनिंग पड़ जाती है उस एरिया में। तो और इंडस्ट्रियल इन्फ्लुएंस की वजह से भी अगर देखा जाए,
तो जो केमिकल्स हैं वो वगैरह उनकी वजह से भी मेजर जो है वो पोल्यूशन होता है और बहुत सारी लैंड जो है हमारी डिग्रेड होती है। तो इन सब के जो ये लैंड डिग्रेडेशन के जो देखे हमने कि कॉजेज़ क्या हैं, अगर हम इन कॉजेज़ को हटा के इनमें कुछ ध्यान दें, जैसे डिफॉरेस्टेशन की जगह जगह एफॉरेस्टेशन करें, पेड़ पौधे लगाएं, और जो माइनिंग है उसको उसकी जगह जो है वो प्रोसेस कुछ और करें या कम करें, उस एरिया को लैंड डिग्रेडेड होने से बचाएं अगर, तो जो है वो हमारे इस लैंड रिसोर्स को, इस इतने इम्पॉर्टेंट रिसोर्स को हम कंज़र्व कर पाएंगे। तो इसमें ध्यान देने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और इंडस्ट्रियल वेस्ट वगैरह को भी हमें लैंड को नहीं मतलब डिग्रेड करना है उससे। तो अभी बहुत सारी जो चीज़ें हैं इसमें हम देखेंगे आगे। और नेक्स्ट हम इसका टॉपिक देखेंगे सॉइल का, कि किस तरह से सॉइल एज ए रिसोर्स जो है वो कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।